प्रणाम आप सभी को। अगर शुरू से बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, आप आराम से बताइए, थोड़ा समय लेके बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग से करते हैं कि लगभग जब 35 वर्ष का था तब एक दिन ऐसे ही मन में आया कि हम क्यों आए। मतलब दिन भर हमारा जो काम था, काम कर लिया, फिर वैसे ही वापस चले गए घर में, खाया पिया, सुबह उठे, फिर वही सेम साइकिल। तो मन में ये प्रश्न आ गया कि क्यों आए हम, क्या रीज़न क्या है हमारा। तो मैंने बहुत फिर नेट पे सर्च करना शुरू किया और बहुत खाली टाइम होता था हम लोग के पास में उस टाइम में। सौरभ जी और मैं साथ में हम लोग काम करते थे, तो बहुत खाली टाइम होता था तो हम लोग ऐसे नेट पे बैठ के सर्च करते थे कि क्या है। तो धीरे धीरे सर्च करते करते कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हम ब्रह्मा कुमारी का एक दिन हमने टीवी में देखा, सिस्टर शिवानी थी, उनका एक कुछ प्रवचन चल रहा था, तो उससे बड़ा अच्छा लगा सुन के, बड़ा प्रभावित हुए। तो हमने लगा कि चलो यहाँ चलते हैं। तो मैं गया वहाँ पे और उन लोगों ने मुझे बोला कि आप राजयोग की दीक्षा ले लो, हम राजयोग सिखाते हैं आपको, वो आप सीखो और आप मेडिटेशन करना। मैं कहा ठीक है। तो 10 दिन का राजयोग का शिविर होता है, उनका वो सेशन होता है, तो वो मैंने 10 दिन का किया। उन्होंने मुझे जैसा ही बताया वैसा करता गया। तो जो दीदी थी जो मुझे बताती थी, तो वो मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही थी। सीखने के बाद में बाद में जो मेरे मन में प्रश्न उठते थे तो वो उनका जवाब नहीं दे पाती थी, सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो वहाँ की हेड थी उनसे मिला देती हूँ। तो मैं उनसे भी मिला, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन था वो फिर भी नहीं आया। तो फिर मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया, लेकिन मैं वैसे ही ध्यान करता रहा अपने आप से ही। फिर मैं परमात्मा से कहता था कि मुझे कोई गुरु चाहिए, कोई गुरु चाहिए। मैं और कुछ नहीं मांगता था, मैं कहता था कि मुझे गुरु चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही फिर मैं दिल्ली आ रहा था, तो मेरे को लगा कि पहले मैं नॉवेल बहुत पढ़ता था, जो नॉर्मल नॉवेल्स होती हैं वो पढ़ता था। तो मैं एक बुक स्टॉल पे गया और मैं सोचा कि एक नॉवेल खरीद लेता हूँ ट्रेन में पढ़ने के लिए। तो मैं बुक स्टॉल में गया, एंट्री किया मैंने, तो वहाँ पे एक बुक रखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो बुक ले ली और मैं ट्रेन में पढ़ते हुए दिल्ली पहुँच गया। तो उस बुक ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि लगा कि हाँ, ये मिल गया मुझे, मेरे गुरु मिल गए मुझे, ऐसा लगा मुझे। तो वो योगानंद जी की बुक थी, स्वामी परमहंस योगानंद जी की बुक थी। तो फिर वो उनकी संस्था थी योगदा संसद सोसाइटी के नाम से, वो मैंने ज्वाइन करी। और उसमें मैंने, उनका सिस्टम ऐसा था कि वो दीक्षा ऐसे नहीं देते, वो पहले आपको लेसन देते हैं, साल भर तक का लेसन होता है, आप हर महीने लेसन आएगा, उसको पढ़ो, उसका रिटर्न एग्ज़ाम दो, और जब सब कुछ हो जाता है, जब फाइनल लेसन आता है, तो फिर आपको दोबारा से एक एग्ज़ाम होता है फाइनल, फिर वो क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। तो मैंने वो 1 साल में लग करके पूरा कर लिया वो। तो बाकी लोगों ने भी मेरे को बोला कि 1 साल में किसी को दीक्षा मिलती नहीं है, बहुत लोगों को बहुत 5-5, 7 साल, 10 साल लग जाते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन मेरे को वो मिल गई, पढ़ाई जैसे भी करके मिल गई मतलब। और फिर मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे था वो मैंने शुरू कर दिया लेकिन समस्या वो थी कि कोई जीवित गुरु नहीं थे। सारे जितने भी थे सब गुरु भाई थे, क्योंकि योगानंद जी कह के गए थे कि मेरे बाद में कोई भी गुरु नहीं होगा, मेरी पुस्तकें जो हैं वो गुरु का काम करेंगी। तो जो अनुभव थे, तो कभी किसी से बताया तो कुछ मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा था। और जब हमने कुछ किताब पढ़ ली थी तो हमें लगा कि हम भी वैसे ही हो जाएंगे, चमत्कारी टाइप के, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। मतलब मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल ऐसा आ गया था। तो जब पढ़ते पढ़ते फिर बहुत समय करते करते ऐसा बीत गया, तो एक दिन अब मेरे को याद आता है वो कि वो क्या था। तो एक दिन मैं ऐसे शाम को बैठा
पालथी मार के। हालांकि ये मेरी बड़ी समस्या थी कि मैं पालथी मार के बैठ नहीं पाता हूँ ज़्यादा देर तक, मतलब 5-10 मिनट भी मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल था। इवन कहते हैं ना कि शादी के टाइम में लोग मेरे कहते तो शादी के टाइम में कैसे बैठोगे, वहाँ तो फेरे में बैठना पड़ता है पालथी मार के। तो मेरे लिए बाकायदा वो एक ऊंचा पीढ़ा लाया गया था कि मैं उसमें आराम से बैठ सकूँ काफ़ी देर तक। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके बैठता गया, और फिर एक दिन मैं रात में बैठा और मेरी नींद खुली, रात में बैठा फिर उठा तो मुझे लगा अभी 5 मिनट ही हुए हैं, लेकिन वो सुबह हो चुकी थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं इतनी देर तक रात भर कैसे बैठा रह गया। शाम पूरा करीब 10-12 घंटे जो है वो मेरे कैसे बीत गए मुझे नहीं मालूम चला, और मुझे कोई बताने वाला नहीं था और कोई पूछने वाला भी नहीं था किसी से, तो मैंने उसको छोड़ दिया फिर उस एक्सपीरियंस को। तो फिर धीरे धीरे करते करते जब मैं कर रहा था तो बहुत सारी अनंतनाद जो है तरह तरह के सुनाई देना भी शुरू हो गया बाद में। फिर 2013 का समय आया कि मैंने कुछ काम शुरू किया, तो फिर मुझे उस काम के लिए अपना टाइम डिवोट करना पड़ता था, क्योंकि वो मेरा लाइन जो है बिल्कुल डिफरेंस था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और जो मैंने काम शुरू किया वो मेडिकल बैकग्राउंड का काम था। तो जो लोग मेरे पास में दिन में करीब 300 लोग आया करते थे, तो उनके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसकी बात की मुझे बड़ी टेंशन थी। तो मैंने मेडिकल की चीज़ें पढ़नी शुरू करी कि मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। इवन थेरेपी जो सेंटर था हमारा, उसमें डॉक्टर्स भी, MBBS डॉक्टर्स भी आया करते थे और उनके क्वेश्चन का जवाब मैं देगा करता था, जबकि मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो ये उस काम के लिए फिर मेरा जो मेडिटेशन वाला जो था वो उतना समय मुझे नहीं मिल पाता था, क्योंकि क्रिया योग करने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ती थी। फिर धीरे धीरे वो काम छूट गया, लेकिन फिर मुझे कुछ समय बाद लगा कि यार करना चाहिए, दोबारा करना चाहिए मुझे। तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में मेरा काम जो था वो बंद हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों का आने जाना था वहाँ पे, तो सेंटर बंद करना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने खुद से ही जाप शुरू कर दिया। तो बहुत टाइम मिलता था जाप करने के लिए दिन भर, तो मैंने एक बनाया कि मैं इतने दिन में इतना जाप कर लूँगा। तो करीब करीब मैंने शायद 10-1 लाख 11 लाख जाप जो है वो किया मैंने। और फिर मुझे दोबारा से मेडिटेशन भी शुरू किया, लेकिन अभी भी तलाश क्या थी कि एक जीवित गुरु जो है वो मिल जाए। बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत से लोगों से एक तरह से मिला भी कह सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन पाया। मैं फिर लास्ट में सदगुरु जी का नाम जानते होंगे काफ़ी लोग, तो जग्गी वासुदेव, उनके यहाँ भी गया और उनका एक सेशन था, ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग कराते हैं वो। तो वो मैंने ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग भी करी, लेकिन उसमें दीक्षा जो है वो नहीं ली मैंने वहाँ पे। उसका कारण ये था कि जो दीक्षा थी उसका जब मैंने पढ़ा कि कैसे मिलेगी, तो जो हॉल में सदगुरु जी लाइव दीक्षा देंगे तो लोग बैठे रहेंगे वहाँ पे सामने में, थोड़ा सा दूरी रखिएगा, और सदगुरु जी यहाँ पे बैठ करके यहीं से दूर से ही इनिशिएट करेंगे। और उसमें जो सामने वाली रो थी, 2-3 रो सामने की, उसकी जो फीस थी वो अलग थी, उसके पीछे की रो की फीस अलग थी, और बहुत बाद की फीस अलग थी। तो ये जो फीस का जो स्ट्रक्चर था कि जो पीछे बैठे उसके लिए अलग और सामने बैठे उसके लिए अलग, तो इस बात से मेरा मन जो है वहाँ से निकल गया। हालांकि मैंने एक उनकी बहुत कठिन शिवांग साधना होती है वो भी मैंने करी थी, वो मेरे लाइफ का सबसे कठिन दौर था वो साधना जो है वो। उसमें तो मतलब भीख भी मांगना पड़ता है, वो भी मैंने किया था। तो भीख भी इसलिए मंगवाते हैं ताकि आपका जो ईगो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको लगेगा ना कि भाई मैं कैसे भीख मांगूं किसी से,
तो वो भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। और वो भी आपको बिना कपड़ों के मांगनी होती है, सिर्फ नीचे आप पहन सकते हो। तो इस तरह की साधना भी करी मैंने, लेकिन अभी भी जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था वो नहीं मिला। और मैं यूट्यूब पे नॉर्मली मैं सोचता हूँ कि देखूँ और कोई भी वीडियो किसी की भी आती है तो मुश्किल से मैं 15 सेकेंड 30 सेकेंड देखूँगा और फिर मेरा दिमाग वहाँ से हट जाता है, मैं क्या बेकार है। मैं किसी की वीडियो 5 मिनट तक भी देखना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए अभी भी। और गुरुजी की एक दिन ऐसी वीडियो आ गई और उस वीडियो को मैंने पूरा देखा और तुरंत कनेक्ट हो गया। और जब मैंने नॉर्मली मैं किसी का कमेंट भी नहीं पढ़ता, अगर कोई वीडियो देखता हूँ तो उसमें लोगों ने क्या कमेंट किया है वो पढ़ता भी नहीं हूँ मैं, तो उस दिन मैंने कमेंट खोल लिया। तो कमेंट में सोमेश्वर पांडे जी का कुछ क्वेश्चन था और गुरुजी का उसमें आंसर उसमें था कि आप ये डिटेल उसमें लिख करके भेजिए कि आपका क्या नाम है, कितनी उम्र है, साधना में कब से हैं, इस तरह की कुछ डिटेल मांगी थी गुरुजी ने। तो उसी के पैटर्न पे मैंने गुरुजी को एक व्हाट्सअप कर दिया कि ये है, ऐसे ऐसे साधना करता हूँ मैं, ऐसे ऐसे है और मेरी ये चाहना है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि ठीक है आप मेरे को बात कीजिएगा। तो 2 दिन बाद गुरुजी ने मुझे टाइम दिया, 11 बजे का टाइम दिया था गुरुजी ने मुझे 2 दिन बाद का। तो मुझे लगता था ये 2 दिन कैसे बीते बड़ी जल्दी कैसे आ जाए वो 2 दिन। तो 2 दिन बाद मैंने गुरुजी को फ़ोन किया और मेरी बात हुई गुरुजी से। तो उसके बाद से तो ऐसा कनेक्शन बन गया और लगभग अब ये 1 साल होने जा रहा है। सितंबर में गुरुजी से मेरी बात हुई थी। आसाम जब गए हैं ना जी, आप लोगों ने ही तो सेशन करवा दी आप सर जी। तो जो हम बार मुझे कुछ लोग साधक थे तो हम लोग कहते थे गुरुजी से हमें आपसे मिलना है। तो मैं बोलता था गुरुजी को ठीक है गुरुजी मैं आ जाता हूँ वहीं पे, 2 दिन के लिए आ जाऊँगा, आप जो भी ठीक है लग कर कीजिएगा। तो फिर नहीं, गुरुजी ने बोला नहीं अभी नहीं। तो फिर गुरुजी ने एक ऑनलाइन सेशन रखा था, उस ऑनलाइन सेशन को हमने ज्वाइन किया। तो उस सेशन में ही फर्स्ट टाइम जो है मुझे रोना आया। नॉर्मली मैं रोता नहीं हूँ। इवन कोरोना में मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं रोया नहीं जरा भी, आंसू ही नहीं आए मेरे उससे। लेकिन जब फर्स्ट सेशन हुआ तो मैं रोया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और वहीं पे मुझे लग गया कि कुछ हुआ मेरे साथ में। और वो नेक्स्ट डे जो कुछ भारीपन सा लगा, जैसे यहाँ पे शक्तिपात होता है, तो वो ऑनलाइन शक्तिपात किया था गुरुजी ने उस टाइम पे। तो ऑनलाइन का भी इतना असर हो गया था हमारे ऊपर में। फिर समय निकलता गया और हम सेशन करते रहे, ऑनलाइन सेशन करते रहे हर पूर्णिमा को। फिर गुरुजी ने बोला कि चलो एक सेशन हम आसाम में रखते हैं। तो आसाम में हम लोग गए। तो हम लोग बाहर से सिर्फ 5 लोग गए थे, मतलब अभी तो आप लोग बाहर से सभी लोग बाहर से ही आए हैं दूर दूर से, हम लोग सिर्फ 5 लोग गए थे। और 2-3 8-10 लोग शायद वहीं के गुरुजी के ही कुछ इंस्टीट्यूट के थे और कुछ 1-2 लोग आसपास के थे। तो 15 लोग के आसपास में तो सेशन हुआ। और वहाँ जब सेशन हुआ तो वहाँ मैं फूट के रोया, जो नहीं रोता था कभी भी। फिर मैं वहाँ रोया, बिना कारण से रोया। जैसे आप लोग भी कुछ लोग रोए, जैसे डॉक्टर रूपाली रोई बिना कारण के, वैसे ही मैं भी रोया। और फिर हमने वहाँ पे जो चीज़ें देखी तो सिर्फ सुनी भर थी कि शक्तिपात दीक्षा होती है, ऐसे होती है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी, सबको मिला। गुरुजी ने मुझे भी इनिशिएशन किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे लोगों को फील हो रहा है, कोई बता रहा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी पे पीछे ऐसे 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 कुछ ठंडापन, किसी का गर्म, किसी का ऐसे गुदगुदी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। मतलब कोई ना कोई, सबके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने मेरे को बोला क्यों आए हैं, कुछ लेने तो आए नहीं हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मिलने आया हूँ बस खाली। क्योंकि गुरुजी तो भाप चुके थे कि अब ये इसको कुछ नहीं चाहिए। पहले मेरे मन में था कि मुझे भी शक्तिपात दीक्षा मिल जाए, ऐसे सर पे हाथ रख के
तो मेरा भी कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब मैं गया तो मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं शक्तिपात दीक्षा के लिए जाऊं कि किस लिए जाऊं, मुझे सिर्फ मिलने जाना था बस। एक कमी थी कर्ता भाव का, हाँ, उसको भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक किताब ही निकल रहा है। बाकी सब कुंडलिनी शक्ति का जागरण, अनाहत ये सब हो चुका था जी, तब पहुँचे थे। हाँ जी। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि एक मैं कर रहा हूँ, एक कर्ता भाव होता है ना कि मैं कर रहा हूँ, तो वो बचा हुआ था पूरा तरह से। मतलब कुंडलिनी जागरण हो गई, अब मालूम चलता कि हो गई, पहले नहीं पता था तो। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कर्ता भाव बना रहता है, क्योंकि कोई मार्गदर्शन नहीं था कि क्या होना चाहिए उसके आगे। इसीलिए पहले से ही लगता था कि जीवित गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कब क्या प्रॉब्लम आएगी आप गुरु से शेयर करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। कभी भी पहले से किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कभी भी। तो इसीलिए फिर जब धीरे धीरे मिटे तो गुरुजी ने वो कर्ता भाव भी मिटाया। और कई बार मैंने गुरुजी से पूछ भी लिया कि गुरुजी वो इतना मिटने के बाद में भी गुरुजी से कई बार पूछ लेता था, गुरुजी वो मुझे अनुभव नहीं हुआ। और जो जागरण का जो अनुभव होता है बाकी सब लोगों को हो रहा है, मुझे नहीं हुआ। सबका देखा चिल्ला रहे हैं जागरण हो गया, आके मुझे क्या पूछ रहे हैं, गुरुजी इतना सब होने के बाद में भी जब आसाम में गए बड़ा दुखी हो गया। मतलब मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरा मतलब क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो दुखी भी थे उस वक्त जी। इतना दूर से आया तो डाउट था। तो चलिए आगे बताइए। ये लगता है ना कि मतलब मेरे अंदर में पात्रता नहीं है, मेरे अंदर में कमी है ना, क्योंकि गुरु तो सबको बराबर दे रहे हैं और सब लोग को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि सबको कुछ ना कुछ हो रहा है और मुझे नहीं हो रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये दे नहीं रहे मुझे। तो मुझे ही कुछ ना कुछ मेरे अंदर में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसका मतलब। तो इस बात से मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता था कि गुरुजी मेरा भी कुछ कर दीजिए, मतलब ऐसा। लेकिन फिर वो गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला भी कि ऐसा कुछ नहीं है। और गुरुजी ने मेरे को बहुत प्रश्न किए हैं, बहुत प्रश्न, जो कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा मेरे साथ में घुमा फिरा के पूछताछ करी है मेरे से गुरुजी ने। बार बार जैसे कुछ बता दिया, कुछ ज्ञान दे दिया, और कुछ समय के बाद में फिर फ़ोन पे बात होती थी तो फिर गुरुजी फिर से पूछते थे घुमा के कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस जो हम आंसर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग गुरुजी को समझ में आता है कि हम किस स्टेज पे पहुंच गए या क्या हमारी स्थिति है और हमारे अंदर में क्या सुधार और चाहिए हमें। अगर हम सच नहीं बताएंगे तो फिर जो चीज़ है जो देनी चाहते हैं गुरुजी वो नहीं मिलेगी। आप छोटी से छोटी बात भी है वो भी आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हो सकता है छोटी बात हो लेकिन गुरु उसको बहुत बड़ी तरह से पहुंच करके आपको कहीं और पहुंचा देंगे। तो इसीलिए मैं हर छोटी बात शेयर करता था। अब कुछ समय के बाद फिर तो ऐसा हुआ कि अब प्रश्न भी खत्म हो गए। हरिद्वार सेशन के बाद भी जी कर्ता भाव बीच में बना ही रहता था जी, आ जाता था जी, बीच बीच में कभी कभी कर्ता भाव आ जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न मेरे प्रति खत्म हो गया जी। हरिद्वार सेशन के बाद थोड़ा सा ये बता दीजिए ताकि मेरा काम आसान। अब जैसे 3 महीने पहले, 2 महीने हुआ शायद, मई में था हरिद्वार में, तो वहाँ तक का जो सेशन था वहाँ भी गए, काम किया। और हरिद्वार सेशन का जो एक चीज़ जो थी वो मैं अभी तक मैंने शायद शेयर नहीं करी किसी से, आज मैं शेयर कर देता हूँ कि गुरुजी को भी नहीं बताया कभी मैंने इस बात को, कि कहते हैं ना कि आप हमेशा सजग रहो, ध्यान में रहो। तो मन में ये आता था ना कि कैसे ध्यान में रहेंगे, काम करते हुए कैसे ध्यान में रहेंगे। लेकिन गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे काम सौंप दिया कैमरा का, कि अब कैमरे का जो हैंडलिंग करो अभी। तो मैं कैमरे का हैंडलिंग करते हुए भी ध्यान में था। ये बात मैंने नहीं बताई गुरुजी को कभी भी, आज बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ था ही नहीं, दुनिया हर चीज़ ख़त्म हो गई थी और बस सिर्फ मैं एक डेड बॉडी की तरह बस कैमरा हैंडल कर रहा था और मैं ध्यान में ही रहता था उस टाइम भी। हरिद्वार में आप जब पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले भी आपके साथ मैं विशेष कुछ प्रक्रिया की थी जी।
वो भी बता दीजिए, सारा सच्चाई खोल दीजिए। साधकों को बहुत मेहनत करके उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको फिर ध्यान करने का चांस नहीं मिला, क्योंकि काम पे लगाना था। तो गुरुजी ने मुझे और नीरज जी को स्पेशली एक दिन रात में बुला के, हालांकि गुरुजी ने मेरे को बोला था कि आपको 3 दिन जो है हम अलग से सेशन करेंगे आपके साथ में, लेकिन एक ही दिन में वो काम हो गया। तो स्पेशल सेशन किया गुरुजी ने मेरे साथ में और नीरज जी के साथ में, और उस दिन हमें गुरुजी ने मेरे हैंड चक्र को भी थोड़ा सा ओपन किया, सहस्त्रार को तो उस दिन भी खोला गुरुजी ने। उस दिन भी बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए गुरुजी ने मेरे से, और उस दिन के बाद से मेरा सब कुछ जो है बिल्कुल परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। लेकिन बीच में और एक बार गड़बड़ हुआ था, और मैं भूल जाता हूँ। आप तैयार रहिए, आपको आगे काम में लगाने वाला हूँ जी। तो आप मुझे क्या बोले थे? याद नहीं है। हाँ? नहीं गुरुजी, अभी तो कभी कभी कर्ता भाव आ जाता है, बेटी की शादी है तो हाँ, याद कीजिए। हाँ, तो ऐसे ही मैंने कहा कि अभी गुरुजी थोड़ा सा जिम्मेदारी बची है, बेटी है, उसकी शादी करनी है, तो वो उसका चिंता जो है वो कभी कभी आ जाता है कि इसकी शादी करनी है, उसकी चिंता आ जाती है। लेकिन फिर मैंने तुरंत ही बोले गुरुजी कोई बात नहीं, नहीं भी रहूँगा तब भी शादी तो होगी ही ध्यान उसकी। से समझ आना किस बात पे, उनकी बेटी है और बेटी के लिए चिंता आ गया। कैसा चिंता आई कहाँ से? मतलब मेरा काम है आपको पूर्ण तक लेके जाने के लिए, और इनको बहुत मेहनत करके उठा रहा हूँ मतलब। और ये ऐसा साधक थे बिना परमिशन लिए हुए, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा प्रेम भाव का, इनकी आवाज़ कितनी ठहरी है आप देख सकते हो, कितने प्यार मोहब्बत से खड़े होके बोल रहे। मैसेज भेजे थे वो लिख कर, बिना मतलब मैं ऐसा हूँ ऐसे वीडियो देख कर ऐसे इस तरीके से मैसेज लिख कर, हाय हेलो नहीं, कितने सारे हाय सर, हेलो, हाय, ऐसे भी व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते हैं जिनको मेरी नंबर मिल जाती है। तो मैं प्रणाम कर देता हूँ। चलो भाई, गुरुजी तो पहले हम लोग को मना ही करते थे कि गुरु बोलना ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बोल बोल के अब गुरुजी को मना लिया है कि आपको हम तो आपको गुरुजी ही बोलेंगे, आप चाहे जो हमें बोलो। तो गुरुजी बोलते थे आप मुझे सर ही बोलो या ऐसा बोलो, बाकी लोग जैसे बोलते हैं, तो लेकिन हम लोग बोला नहीं, तो हम तो अब गुरुजी बोलते हैं। और फिर गुरुजी भी लगता है मान गए हैं। वो फ़ोन में जो टीचिंग आपको मैंने बताया था ना, जब बोले कि बेटी की चिंता आ जाती है, कभी कर्ता भाव, या मेरे तो अभी भी लगता है कुछ कमी है, मैं कैसे आगे सेवा में लग सकता हूँ, आप ऐसे बोले थे जी। तो मैंने वही कहा था कि अभी समय है थोड़ा सा, कि हालांकि मैंने ये भी कहा गुरुजी से कई बार कि गुरुजी मेरा काम में मन लगता नहीं है, बहुत बार शेयर भी किया, लेकिन फिर भी चिंता आ जाती है कि अभी ये काम भी बचा है। अगर मैं कहूँ मेरा ऑफिस के वर्क में तो मुझे मन लगता नहीं है वहाँ पे, मुझे लगता है मैं छोड़ करके कब भाग जाऊँ, तो गुरुजी बोलते नहीं अभी करो। मैं तो गुरुजी को बोलता हूँ कि गुरुजी आप मुझे बुला लो अपने पास में, तो मैं वहीं रह के कुछ सेवा करूँ, वहीं काम करूँ। तो गुरुजी कहते नहीं अभी वहीं करो, बाद आगे देखेंगे। और वो जो बेटी की जो चिंता थी, तो गुरुजी ने जब गाइडेंस दी तो उसके बाद से वो चिंता भी ख़त्म हो गई कि हाँ ठीक है, जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं उन बच्चों की शादी तो होती ही है। वो गाइडेंस आपको याद है? थोड़ा बता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली आप लॉस्ट हो रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली याद नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब याद नहीं रहती, मतलब याद इन द सेंस कि अभी कई दिनों से ऐसा भी हो रहा है कि मैं मेट्रो से सफ़र करता हूँ तो उतरना होता है कहीं और मैं आगे चले जाता हूँ, फिर याद आता है अच्छा ये स्टेशन मेट्रो में अनाउंस हो रहा होता है, तो जहाँ उतरना है उससे कुछ समय पहले तक पता रहता है कि यहाँ तो उतरना है, अभी ये स्टेशन है। तो मैं मेट्रो में ऐसे नॉर्मली आँख बंद करके बैठ गया, फिर वो जब क्रॉस हो गया तब याद आता है, दोबारा सुनाई दिया तब याद अच्छा ये आगे निकल गया, तो मैं उतरता हूँ वापस लौट के आता हूँ। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि घर पहुँचने वाला था, 2-3 स्टेशन बचे थे, फिर मैं लॉस्ट हो गया, गाड़ी गई उस स्टेशन पे रुकी, वहाँ पे सब लोग उतरे, वो गाड़ी लास्ट स्टेशन था, वहाँ पे सब लोग उतरे, दूसरे लोग उसमें चढ़े और वो गाड़ी वापस आ गई। तो फिर मुझे बीच में जाके दोबारा सुनाई दिया कि अच्छा ये दूसरा स्टेशन आ गया, तो मुझे देखा, आँख खुला तो मुझे अजीब सा लगा कि गाड़ी उल्टी दिशा में क्यों जा रही है।
तो फिर मैं उतरा। तो ये सेशन हो रहा है और आज की बात भी है, और ऐसा आसाम की बात है। तो वहाँ पे बता दूँ, आसाम वाला जो शांति आश्रम, हाँ कीर्तन वाला बताऊँ, बता सकते हैं? हाँ, खोल दीजिए ताकि को पता चले। हाँ। ये होता क्या है, कभी कभी ना, ये गाड़ी वाला बता दूँ नहीं तो कुछ लोग डर जाएंगे। हाँ ऐसी अनुभूति बहुत सारे के साथ होती रही, उनके साथ भी तेजस्विनी जी भी के साथ ऐसे होती है, कुछ कुछ होते रहता है। लेकिन ये आंख बंद करने से होता है, ऐसा नहीं कि, नहीं तो मैं दिल्ली से यहाँ तक गाड़ी ड्राइव करके ही आया हूँ और रात में ड्राइव करके आया हूँ, है ना। तो डरिएगा मत कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि लॉस्ट हो जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। और गाड़ी जो है बहुत हाई स्पीड में चला के आए हम लोग, 90-100 की स्पीड में चला के आए हैं, और बाकी 2 लोग भी थे हमारे साथ में, सबको सुरक्षित लेके आया हूँ, ठीक है। तो डरिएगा नहीं उस बीच से। तो शांति आश्रम की बात थी, तो वहाँ पर कीर्तन हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि सबको वहाँ पे जो कीर्तन होता है वो अटेंड करना है, जो आरती होती है वो अटेंड करना है। तो उस आरती में बहुत तेज ड्रम बजते हैं, झाल बजते हैं, और वहाँ पे निर्वाण षटकम जो है वो चल रहा था। तो मुझे निर्वाण षटकम याद था उस टाइम में। तो जब मैं बैठा तो मुझे सुनाई दिया कि शुरू हुआ निर्वाण षटकम, और जब दोबारा मेरी सुनाई दिया दोबारा से, तो निर्वाण षटकम का आखिरी चल रहा था वो। तो उस बीच का जो है मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और ऐसे ही एक बार सेशन ले रहे थे गुरुजी, ऑनलाइन सेशन जब चल रहा था, तो मेरे साथ में उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि मैं गुरुजी दे रहे हैं प्रवचन, बता रहे हैं, और मैं कुछ विधि बता रहे थे और मैं भूल गया, लॉस्ट हो गया। तो मैंने सुबह गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी वो आज जब विधि बता रहे थे तो वो मुझे बीच में मैं शायद सो गया या जो भी हुआ, तो मुझे दोबारा से बता दिए। तो फिर गुरुजी ने मेरे फिर से दोबारा इंक्वायरी किया बहुत सारा। तो गुरुजी को समझ में आ गया जो भी उनको आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा ऐसा है, आपका थोड़ा सा समाधि जैसा लग रहा है ये। और आज का भी है कि अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, तो नीरज जी ने भी मेरे को बोला और सौरभ जी ने भी मेरे को बोला कि आज गुरुजी ने जो सुबह 1-1.5 घंटा जो बताया है बहुत ही बढ़िया बताया है। तो मैंने कहा क्या बताया था? क्योंकि आज के सेशन में भी मैं लॉस्ट था, मैं यहीं था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ, गुरुजी ने क्या बताया। और लास्ट में मेरी फिर से दोबारा से खुला। तो ये चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे मेरे साथ में। मैंने सोचा था गुरुजी से बाद में शेयर करूँगा, लेकिन समय नहीं मिल पाया, क्योंकि बाकी लोग भी साधक रहते हैं, तो गुरुजी को इतना टाइम ले लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं चलो मैं तो बाद में बात कर लूँगा बाद में। तो इसलिए फिर मैंने उसको शेयर नहीं किया। तो ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में अभी भी, और प्रश्न तो पहले मिट ही चुके हैं। तो अभी आपका कर्ता भाव लगता है कि मैं कुछ करता हूँ, चलता हूँ? नहीं, अभी तो कर्ता भाव जैसा कुछ है ही नहीं, हर चीज़ हो रही होती है, बस ऐसे ही लगता है। लेकिन बोलने के लिए कई बार बोलना पड़ता है, कि दूसरों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, या मैंने बोला, या मैं एक शब्द का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है, लेकिन अंदर से वैसा आता नहीं है। किसी की बातों का बुरा लगना? नहीं, बुरा तो किसी की बातों का नहीं लगता। कोई मेरे को अच्छा बोलता है तो भी मुझे कुछ खुशी नहीं होती, कोई मुझे बुरा बोलता तो भी कोई खुशी नहीं होती। और इस चीज़ को लेकर के, अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग कमेंट किस तरह से करते हैं कि अच्छी नहीं लग रही, कटवा दो। कुछ लोग बोलेंगे कि तुम बहुत बूढ़े दिख रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं तुम अपने उम्र से 10-15 साल बड़े दिख रहे हो। तो इसके लिए भी तरह तरह के कमेंट आते हैं। तो मेरे लिए भी टेस्ट की तरह ही है कि क्या मुझे फील हो रहा है अंदर, क्या मुझे कटवाने का मन कर रहा है कभी इसको, कि चलो कटवा लो। तो किसी ने कहा अच्छा कटवाओ मत, तो ट्रिम करा लो, सेट करा लो। तो मुझे लगा कि क्यों करना है, ऐसा मन में आया। तो मतलब किसी की बातों का मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, मुझे सुंदर दिखना चाहिए, या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जैसा चल रहा है
वो सहज भाव में मैं चलने दे रहा होता हूँ। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि इसको बढ़ा के रखना है, वो कभी भी कट सकती है। लेकिन अपनी आज़ादी से। हाँ, अपनी आज़ादी से, किसी के बोलने से नहीं। जिस दिन मन करेगा कि चलो आज हो गया, बहुत कुछ तकलीफ हो रही है, तो काट देंगे। जैसे मेरे सर के बाल बढ़ जाते हैं तो मुझे तकलीफ होने लग जाती है। और इसके पहले भी मैं जब गया था तो कटवाने का इरादा नहीं था मेरा, तो जो नाई था, मैंने उससे जब बाल कटवाए तो उसने बोला सर आपके दाढ़ी ट्रिम कर दूं? मैंने बोला कर दो। तो जब मैं असम गया था तो उस टाइम ही मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, तो उसने बोला तो मैंने कहा ठीक है कर दो। सहज भाव में मैंने उसको बोल दिया कर दो। तो इस बार जब कटवाने गया तो नाई ने पूछा ही नहीं, रख ली। तो जब पूछा नहीं उसने तो मैंने कुछ बोला भी नहीं उसको काटने के लिए। तो इस तरह से ये मतलब कर्ता भाव जी जो है, या किसी की बातों का बुरा लगना भी अब नहीं लग रहा है, मतलब इस तरह से कह सकते हैं। ये बताइए, आपकी बेटी की शादी को लेकर अभी आप बिल्कुल चिंतित नहीं है? नहीं, अभी मेरे को कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लगता है कि उसके जो नसीब में है वो तो उसको जो प्रकृति ने तय किया है वो तो होना ही है। मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूँ, वो संभव ही नहीं है कि मेरे प्रयास के द्वारा कुछ हो सकता है। हाँ, प्रकृति हमें इंस्ट्रूमेंट बना करके इस्तेमाल कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कराऊंगा या मेरे द्वारा होगा, ये तो नहीं हो सकता ना। कोई भी चीज़ें जो है वो हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हैं बेसिकली। एक जिम्मेदारी कहते हैं प्रकृति ने दे दी आपको कि आपको ये काम करना है। दो बातें हैं यहाँ पर। शरीर इनका ही करेगा, दौड़ भाग भी करेगा, शादी का भी सब करेगा। देखने से हमें लगेगा विनय जी ही सब कर रहे हैं, पूछेंगे तो क्या बोलेंगे मैं थोड़ी कर रहा हूँ, प्रकृति कर रही है। दिमाग में बैठा लेना बातें को। जब तक पूर्ण ज्ञान ना घटेगी, कर्ता भाव नहीं मिटेगा, तब तक चिड़चिड़ापन, अहंकार, कर्ता ये आते रहेगा। और बाहर वाले स्विच दबाएंगे, घूमना स्टार्ट हो जाओगे आप। थोड़ी देर के लिए ही भले से ही, लेकिन हो जाओगे। मैं कहता हूँ तुम दूसरे की बातों से गुस्सा भी कैसे हो गए, और हुआ कौन गुस्सा? गुस्से होने वाला बाकी है अभी। तो वहाँ पर भी कहता हूँ चलो हो भी गए तो ये प्रकृति में कुछ प्रारब्ध था, प्रारब्ध के अनुसार हो गया, मिलना था, लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया। साधकों को समझाना पड़ता है, आप तो निश्चल अविचल निस्सीम आकाश के भांति व्याप्त हो, ठहराव है। ये प्रकृति ने की, प्रकृति के द्वारा हुई, प्रकृति ही करता है। ब्रह्मांड के सत्य रजस तमस ये तीन गुण ही करता है, तो उसके वजह से ये हुई, आपने नहीं किया। तो इसकी प्रैक्टिस करते 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 अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जस्ट बाय लिसनिंग भी आप सुन रहे हो एवरीडे, बीच बीच में झपकी लग रही है सुनते सुनते एवरीडे पास में, तो वो कर्ता स्थिति में भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आप लोग दूर से ही इसकी प्रैक्टिस करना, इनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बातें कही गई है।